नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अस्पतालों में व्यवस्था भी चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद के बीच लोगों के संक्रमण से जान भी जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचा कर रखें और कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब सवालों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर एन.के. वर्मा। उनसे हम पूछेंगे तमाम सवाल। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो फोन उठाइए और हमें फोन कीजिए और अपने तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर एन.के. वर्मा से ले सकते हैं। तो नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें फोन कीजिए और तमाम सवालों के जवाब आपको डॉक्टर एन.के. वर्मा से मिल जाएंगे। हालांकि कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैं यह अपील करना चाहूंगा कि जो दर्शक हमें फोन करें वो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम करें और उसके बाद अपना सवाल पूछें। तो कोरोना का न्यू स्ट्रेन क्या है, ग्राफिक्स के जरिए यह समझाने की कोशिश करते हैं। यूके में पहली बार नया स्ट्रेन देखा गया। यूके में सितंबर महीने में नया स्ट्रेन देखा गया। नए स्ट्रेन से लोग ज्यादा तेजी से बीमार हुए। इन्फेक्शन रेट पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा। नए वेरिएंट का नाम VUI 202012/01 रखा गया है। तो आखिर कोरोना के न्यू स्ट्रेन के लक्षण क्या हैं, यह भी जरा देखिए। बुखार आना नए स्ट्रेन का लक्षण। सूखी और लगातार खांसी होना। थकान होना नए स्ट्रेन का लक्षण। सिर दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण। डायरिया होना नए स्ट्रेन का लक्षण। मांसपेशियों में दर्द नए स्ट्रेन का लक्षण। त्वचा पर रैशेज होना नए स्ट्रेन का लक्षण। स्वाद और गंध पता न लगना। सीने में दर्द भी नए स्ट्रेन का लक्षण। पेट में दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण। हाथों पैरों की उंगलियों के रंग का बदल जाना। भ्रम की स्थिति। चेहरे और होठों का नीला पड़ना। देखने सुनने में परेशानी होना भी नया लक्षण। तो लक्षण हमने आपको बताया और साथ ही साथ अब आपके सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर एन.के. वर्मा हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। नमस्कार जी। एन.के. साहब, ये समझना चाहेंगे क्योंकि देश भर में जिस तरह के हालात हैं, सबसे पहला मेरा ये सवाल कि आखिर कितनी गंभीर स्थिति है जिसको लोगों को समझना है। देखिए, स्थिति तो काफी गंभीर है जी। क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन अब आ गया है ये बहुत तेजी से फैलते जा रहा है जी। और इसकी जो जिस स्पीड से ये फैल रहा है, पहले तो ये था कि कुछ बड़े उम्र के लोगों में ये इन्फेक्शन पकड़ रहा था जी। जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन थी उनमें ज्यादातर सीरियस लक्षण आ रहे थे। पर अब ये देखा जा रहा है कि जो नया स्ट्रेन है ये छोटी उम्र के लोगों में भी, युवाओं में और छोटे बच्चों में भी ये इन्फेक्शन फैलते जा रहा है। तो इसको देखते हुए ये संक्रमण काफी गंभीर माना जा रहा है। जी। वर्मा साहब, क्या आप टेक्निकली समझा पाएंगे, क्योंकि देखिए अभी तक लोग उतने जागरूक नहीं हो पाए। हालांकि सरकार प्रशासन लगातार अपील लोगों से कर रहे हैं, ये बता रही है कि कोरोना का जो संक्रमण नया वेरिएंट है ये बड़ी तेजी के साथ लोगों को किल कर रहा है। तो ऐसे में क्या वजह है कि ये जो नया स्ट्रेन है ये ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है? देखिए, पहले ये था कि ये पहला जो स्ट्रेन था पिछले साल जो सारे विश्व में फैला था, वो स्ट्रेन जो था वो इस किस्म का था जो स्पाइक प्रोटीन्स थे उसके वो जाके रिसेप्टर्स में, एस रिसेप्टर्स में जाके चिपक जाते थे और फिर वो नाक और मुंह के जरिए फेफड़ों में चले जाते थे। अब ये जो म्यूटेंट हो गया है, ये थोड़ा सा अपने आप को इसने अपना रूप बदल लिया है जी। तो अब ये स्पाइक प्रोटीन की जगह एक और जरिए से ये सीधे फेफड़ों में पहुंच जाता है और वहां जाके वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शुरुआती लक्षण कई बार मरीज को पता भी नहीं चलते जी। जुकाम, नजला, खांसी वगैरह ना होके सीधा ही सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है और सांस फूलने लगता है। तो ये जो अलग किस्म से ये अटैक कर रहा है
ह्यूमन बॉडी पर, जी। उसकी वजह से ज्यादा और संक्रमित और हो रहे ज्यादा हैं लोग। खतरनाक ये वो जो वेरिएंट है नया, ये दिख रहा है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपना नाम बताइए। और रंजीत, रंजीत एक दर्शक अंबाला से हमारे साथ है। रंजीत, बहुत बहुत स्वागत है, क्या पूछना चाहते हैं, रखिए अपना सवाल। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि काढ़ा वगैरह और इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने वाली अगर चीजें खाएं तो कितनी कारगर हैं इस वक्त ये सब? जी डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसे कोई साइंटिफिक स्टडी तो मुझे मालूम नहीं होता कि हुई है, जी। लेकिन जहां तक देखा गया है कि इन चीजों का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में, लक्षणों को कंट्रोल करने में, और मरीज को जल्दी राहत दिलाने में। जो ये चीजें हैं, इनसे आपकी इम्यूनिटी कहें तो थोड़ी बहुत बढ़ती है, और थोड़ा सा ये जो वायरस है, स्टीम लेने से, काढ़ा लेने से, ये जो वायरस है, ये जो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस में जहाँ फंसा होता है, साइनसेस में जहाँ फंसा होता है, वहाँ जाके ये मर जाता है और ये गंभीर रूप नहीं धारण कर लेता। इसलिए इनका जरूर रोल है, ऑल्दो ये साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट अभी कहीं नहीं हुआ है, पर जी। इसका जरूर रोल है, और ये मरीज को सीरियस स्थिति से बचा सकता है। इम्यून सिस्टम मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर मजबूत होगा तो इस वायरस से भी मजबूती के साथ लड़ा जा सकता है। तो ऐसे में हालांकि साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए काफी कारगर है। एक और दर्शक वैभव सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ये जानना था मुझे, जैसे कि अभी ये लक्षण बताए नए स्ट्रेन के सर में जी, तो इसमें मतलब कि जो लक्षण है इसमें डायरेक्ट जो ना गंध नहीं आती है, स्वाद और टेस्ट नहीं आता जिसमें जी तो उस केस में क्या करना होगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर देखिए, अगर आपको सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट जो है आपका नहीं है, तो ये तो एक डॉक्यूमेंटेड लक्षण है जी, और पुराने स्ट्रेन से भी था और नए स्ट्रेन में भी है। जी, और ये इसके लिए आपको ये मन में धारण कर लेना पड़ेगा कि ये कोरोना का लक्षण है। ये प्रूव हो चुका है कि लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट जो है कोरोना का लक्षण है। तो आप तुरंत अपना जो टेस्ट है, कोविड टेस्ट है, RT-PCR करा लीजिए और अपने आप को अपने बाकी परिवार के सदस्यों से अलग रखिए, ताकि कहीं उनको भी ये संक्रमण ना पहुंच जाए। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका इस सवाल के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एनके वर्मा साहब, ये भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जिस तरह की पैनिक सिचुएशन लोगों के बीच बन रही है, अस्पतालों की कमी है, ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद है, वेंटिलेटर्स और ये तमाम वो चीजें हैं जिसके चलते लोग डरे हुए हैं, लेकिन क्या ये भी एक कारण है कि इतना कियोस हो रहा है क्योंकि पैनिक सिचुएशन देश में क्रिएट हो रही है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो एक मन में डर है कि मेरे को कोरोना हो गया तो क्या पता मैं बचूं या ना बचूं, जी, इस भय से आपको दूर रहना है। बहुत सारे मरीज जो हैं कोरोना के ठीक होते जा रहे हैं जी, और मामूली से लक्षणों के साथ वो पूरी तरह से वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं। तो ये सोचना कि मेरे को कोरोना हो गया, कोरोना का मतलब अब मैं बचूंगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अपना पॉजिटिव थॉट रखने हैं। और कई मरीज 80-90% मरीज तो घर में ही बैठे बैठे अच्छी खुराक लेके, अगर थोड़ा बहुत बुखार बढ़ता है तो उसके लिए पैरासीटामोल की गोली लेके, और जैसे बताया जा रहा है कि काढ़ा लेके, स्टीम लेके और थोड़ा सा व्यायाम करके अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव ना लाएं। अगर सैर करते हैं, बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही थोड़ा बहुत टहल लें, व्यायाम करें, मेडिटेट करें, और अपने जो हॉबीज हैं, अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक सुनिए, अगर आपको फिल्मों का शौक है तो फिल्में देख लीजिए। अपने आप को व्यस्त रखिए। बार बार न्यूज देख के बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि इतनी मौतें हो गई, इतनी लाशें आ गई और इतने बेड खाली नहीं है, कोई बेड खाली नहीं है। अगर आप पॉजिटिव अपनी सोच रखेंगे और सोचेंगे कि मेरी विल पावर अपनी अच्छी रहेगी, तो ये बीमारी अपने आप से धीरे धीरे, बिल्कुल, ये जरूरी बहुत है कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती भी है तो खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। हालांकि एक दर्शक फिलहाल ललिता हमारे साथ भिवानी से जुड़ गई है। ललिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाह रही हूँ, किसी को कोरोना के लक्षण हो और वो फिर ठीक हो जाए तो कितने दिन तक रहता है फिर भी कोरोना? नहीं, ठीक होने के बाद अगर आप, गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा है, ठीक होने के बाद अगर आपको बुखार ठीक हो गया और आपकी सैचुरेशन ठीक है और आपको कोई लक्षण नहीं है, तो उसके बाद दोबारा RT-PCR कराने की आवश्यकता नहीं मानी जा रही। उसके बाद आपको टेस्ट करा के नेगेटिव अपने आप को घोषित नहीं करवाना। अगर आपके लक्षण ठीक हो गए तो आप मान लीजिए कि ठीक हो गए, लेकिन फिर भी
ऐसा नहीं है कि आप सावधानी नहीं बरतेंगे, आप मास्क जरूर लगाएंगे, हाथ बिल्कुल धोएंगे और बार बार जो भीड़ भड़क्के वाले इलाकों से अभी दूर रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार आपको कोरोना हो जाए तो दोबारा नहीं हो सकता। ऐसा भी देखा गया है कि जिनको वैक्सीन लगाया उनको भी हो रहा है, जी हालांकि उनकी तादाद कम है लेकिन फिर भी हो रहा है, और जिनको पहले भी कोरोना हो चुका है उनको भी दोबारा हो रहा है। जी ये जो नया स्ट्रेन है ये दोबारा से अटैक कर रहा है, तो इसलिए सावधानियों को फिर भी आपने बरतना है। मास्क पहनना है ठीक से, नाक और मुंह को ढक के रखना है, भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है बिल्कुल। और अपनी पूरी सावधानी बरतनी है। पूरी सावधानी के साथ रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया ललिता जी, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, जसविंदर हमारे साथ हैं। जसविंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। लगता है संपर्क टूट गया, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अपना सवाल डॉक्टर एनके वर्मा से पूछ सकते हैं, वो लगातार हमारे तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। और ये जो बातें हैं ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि देश में जो फिलहाल हालात हैं, जो मेडिकल क्राइसिस के तौर पर एक तरीके से सामने आई हैं, उसमें कैसे बिना पैनिक सिचुएशन के, बिना पैनिक क्रिएट किए हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएं। एनके वर्मा साहब, एक मेरा सवाल यह भी है कि जो इस वक्त हालात हैं उसमें अगर शुरुआती लक्षण दिखते हैं और कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और जिसको कहा जाता है कि माइल्ड केसेस हैं, ऐसे में किस तरह का इलाज लें ताकि अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े, बेड ऑक्यूपेंसी का भागीदार माइल्ड केसेस वाले जो पेशेंट है वो ना बने? जी हाँ, अगर माइल्ड आपको प्रॉब्लम है, मामूली लक्षण है, मान लीजिए नजला है, थोड़ी हल्की फुल्की खांसी है, बुखार भी बहुत तेज नहीं है, 100-101 है और बहुत देर तक, कई दिनों तक नहीं रह रहा है, तो उस केस में आप घर बैठे ही अपना इलाज करिए, अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, घर बैठे बैठे अपना पल्स ऑक्सीमीटर आप ले सकते हैं, जिससे कि आप अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 3-3, 4-4 घंटे में देखते रहिए। और अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, 100 से ऊपर, 101 से ऊपर हो जाता है, तब पैरासीटामोल की गोली लेके बुखार को ठीक कर सकते हैं। और अपनी बाकी जो चीजें हैं वो आप करते रहिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। माइल्ड लक्षण वाले मरीजों को घर रहने की हिदायत दी जा रही है। चलिए डॉक्टर साहब, इस बात को जारी रखेंगे। दो कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। धनवंतरी हमारे साथ हैं, जसविंदर है, लेकिन पहले धनवंतरी जी से सवाल ले लेते हैं। धनवंतरी जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, पूछे सवाल। सर, मुझे कोरोना हुआ है जी, और मैं पूछना चाहती हूँ कि एक मास्क को मुझे कितनी देर लगा के रखना चाहिए? जी, फेस मास्क कितनी देर तक लगाकर रखना चाहिए डॉक्टर साहब, ये सवाल। देखिए, अगर आपके पास सर्जिकल मास्क है तो ये माना जाता है कि सर्जिकल मास्क जो है वो एक ही दिन में आप उसको डिस्कार्ड करेंगी, क्योंकि वो अंदर से मॉइस्ट हो जाता है और फिर वो कारगर नहीं रहता जी। और उसको तो आपको डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा, वो डिस्पोजेबल मास्क है जी। और अगर आपके पास कपड़े का मास्क है तो वो उसको आप हर रोज उसको धो के अच्छे से धूप में सुखा के और उसको प्रेस करके आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो N95 मास्क है, अगर आपके पास 5 N95 मास्क हैं तो आप एक को इस्तेमाल करके उसको रख दीजिए, फिर दूसरा इस्तेमाल कीजिए, फिर तीसरा, फिर इस तरह से हर 5वें दिन के बाद 6ठे दिन आपको पहला वाला जो N95 मास्क है, क्योंकि ये महंगे भी हैं और ये सप्लाई में भी कम है, इनकी शॉर्टेज है, तो आप इसको आप रिपीट कर सकते हैं। चलिए धनवंतरी जी, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। जसविंदर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जसविंदर पहले आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, जसविंदर पूछिए अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को ILD है सर, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, और पिछली अक्टूबर में मेरे को कोविड हो गया था, तो काफी क्रिटिकल कंडीशन थी, 12 दिन मैं ICU में रहा। तो सर अभी दोबारा अगर हो जाता है तो कंडीशन क्रिटिकल रहती है या क्या कह सकते हैं इसके बारे में सर? देखिए, ILD में वैसे भी सांस की थोड़ी तकलीफ रहती है और कई बार ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कई बार थोड़ी सी कम की तरफ ही रहती है। तो अगर दोबारा आपको इन्फेक्शन होता है तो आपको फिर से उसी तरह से अपना सैचुरेशन देखते रहनी है, और अगर आपकी सैचुरेशन 90 और 95 के बीच में है फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर 90 से नीचे जाती है फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करके किसी अस्पताल में अपने ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहना पड़ेगा। तो ये आपको बिल्कुल, ये आपकी एक कोमॉर्बिड कंडीशन है, इसमें आपको अब सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर आपका सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको
जवाब भी अपना मिल गया है। एक और कॉलर हमारे साथ बलबीर चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। बलबीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जिसको कोरोना हो चुका है जी, उसको वो ठीक हो गया है, उसके बाद अंदर एंटीबॉडी बन सकती है, एंटीबॉडी बन जाती हैं, वो कितनी देर एंटीबॉडी बनी रहती है, ये पूछना है। और उसको कैसे आगे बना रहे उसका इम्यूनिटी सिस्टम, उसके लिए क्या करना है? डॉक्टर साहब देखिए, एंटीबॉडी तो बनी रहती है। कहते हैं कि 3 महीने तक एंटीबॉडी जो है वो काफी अच्छी मात्रा में बनी रहती है। तो इसलिए अब ये हिदायत दी जा रही है कि जिनको कोरोना हो भी चुका है उनकी एंटीबॉडी हमेशा नहीं बनी रहेगी, इसलिए उनको भी वैक्सीन लगाने के आदेश दिए जा रहे हैं कि भी वो भी अपने वैक्सीन लगवा लें ताकि एंटीबॉडी लेवल थोड़े से अच्छे रहें। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपको कोरोना हो गया तो आपको एंटीबॉडी हमेशा के लिए रहेगा। एंटीबॉडी का लेवल एक बार बढ़ता है और धीरे धीरे वो 3-4 महीने में धीरे धीरे थोड़ा सा और कम होने लगता है। तो इसलिए कोरोना हो गया है तो आप कोरोना प्रूफ हो गए हैं, ये आपको कोरोना दोबारा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडीज वो बॉडी में अपने आप धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो इसलिए सावधानियां जरूर बरतिए, मास्क और सोशल डिस्टेंस का जरूर बना के रखिए और भीड़ वाले इलाकों से बच के रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको आपका जवाब जरूर मिला होगा। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त उपेंद्र जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी सर, होम्योपैथिक का इलाज कारगर है इसमें? डॉक्टर साहब, क्या होम्योपैथिक का इलाज कारगर है क्या? देखिए, अभी तक तो ऐसा सुनने में नहीं आया है, लेकिन आयुर्वेदिक कुछ ऐसे उपाय हैं जो डेफिनेटली हेल्प करते हैं जी। और एलोपैथी में तो आपको पता ही है, जो दवाइयां अभी चल रही हैं वो मरीजों को दी जा रही हैं, लेकिन होम्योपैथी का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि इसमें कोई ऐसी दवा है जो कि कारगर है। जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए अगर कोरोना हुआ है तो आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर करना है और बिना कंसल्टेशन के किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं करना है, ये कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक और मैं सवाल आपसे लेना चाहूंगा वैक्सीन के मुताबिक। दरअसल वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच एक तरह का कंफ्यूजन भी है, क्योंकि कई सारी वैक्सीन आ चुकी है भारत में। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जिसका उपयोग हो रहा है, जो मरीजों को दी जा रही है। लेकिन क्या इस तरह की भी कोई चीजें आ रही हैं कि क्या इस देश की कोई दूसरी वैक्सीन है वो ज्यादा कारगर है या किसी और देश की वैक्सीन ज्यादा कारगर है? इस तरह का भ्रम लोगों के बीच, लोगों के मन में है। देखिए, हमारे मुल्क में जो वैक्सीन 2 अभी दी जा रही हैं जी, और बाकी और भी आने वाले समय में और भी अप्रूवल्स आ जाएंगी, लेकिन अभी जो 2 वैक्सीन है बिल्कुल कारगर है और बिल्कुल आपको निडर होके वैक्सीन लगवाना चाहिए जी। क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगा उतनी ज्यादा जल्दी ये पैंडेमिक हमारी कंट्रोल में आ जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1 मई के बाद 18 से ऊपर वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं या युवा हैं, उनको भी वैक्सीन देने का निर्णय ले लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि जितनी ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिलेगा उतने ज्यादा लोग इस बीमारी से इम्यून हो जाएंगे और अगर 70-80% लोग इम्यून हो जाते हैं तो ये पैंडेमिक अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो बनी हुई है वैक्सीन वो कम कारगर है, और ये जरूर है कि उनकी एफिकेसी 78-80% है, और जबकि बाहर जो फाइजर की वैक्सीन है और जो मॉडर्ना वैक्सीन है उनकी 90-92% की एफिकेसी है, बट हमारी वैक्सीन भी उतनी ही इफेक्टिव है हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि वो वाली वैक्सीन जो है वो बहुत -70 डिग्री सेल्सियस पे काम करती हैं और उतना टेम्परेचर कोल्ड चेन मेंटेन करना हमारी कंट्री में बहुत मुश्किल है। तो ये जो वैक्सीन हमारी कंडीशंस के लिए बनाई गई हैं इंडिया में, ये वाकई कारगर है, इनको जरूर लगाना चाहिए। बिल्कुल, तो इस तरह की भ्रम की स्थिति न रखें कि वैक्सीन भारत में कारगर नहीं है। काफी ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन है और वैक्सीनेशन जितना ज्यादा से ज्यादा हो और जितना जल्दी से जल्दी हो, ये कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव पॉइंट होगा भारत के लिए। फिलहाल एक दर्शक डॉक्टर साहब हमारे साथ बिमला जी जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से। बिमला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपना सवाल। विमला जी, आप सुन पा रही हैं? विमला जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है आवाज हमारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जब वो अपना सवाल पूछें, सवाल पूछने के लिए कॉल करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को
कम कर दें या फिर पूरी तरह से बंद कर दें, ताकि अपन अपना सवाल बेहतर तरीके से पूछ पाएं और आपको जवाब भी उतना ही बेहतर तरीके से मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, वैक्सीन पर हम बात कर रहे थे, जैसा आपने बताया काफी इफेक्टिव वैक्सीन है, लेकिन इस तरह की चीजें क्यों सामने आ रही हैं? जैसे नए स्ट्रेन में अब जो वैक्सीनेट हो चुके हैं लोग, उनको भी जो है कोरोना दोबारा हो रहा है। साथ ही साथ एक सवाल ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो मामले अब आरटीपीसीआर टेस्ट में नेगेटिव आ रहे हैं और सिटी स्कैन के बाद पता चलता है कि कोविड का पेशेंट है, तो ये स्थिति क्यों है, इसके क्या कारण है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जो अब नया म्यूटेंट स्ट्रेन है, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ये क्या करते हैं, ये अपना जो शरीर का इम्यून सिस्टम है हमारे, उस इम्यून सिस्टम को ये धोखा देके अंदर घुस जाते हैं। मतलब हमारे पास एंटीबॉडी भी है जी, वैक्सीन के द्वारा बनी हो, चाहे कोरोना का बीमारी से बनी हो, जैसे भी बनी हो, एंटीबॉडी शरीर में होने के बावजूद भी ये जो नया स्ट्रेन है चुपके से शरीर के अंदर घुस जाता है और सीधा फेफड़ों पे जाके असर करता है और फेफड़ों में ये नुकसान पहुंचता है, जो कि हमारे सीटी स्कैन में हमें कोविड निमोनिया की तरह वो दिखाई देता है। जी, चलिए एनके वर्मा साहब, आपको यहाँ पर इंटरप्ट में करना चाहूंगा, इस बात को हम जारी रखेंगे क्योंकि कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्षमा चौहान एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं गुरुग्राम से। क्षमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं क्षमा चौहान। मुझे ये कोविड के लक्षण हुए तो जी क्षमा जी, पूछिए अपना सवाल पूरा कीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे कोविड के लक्षण हुए और मैंने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव आया, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। मुझे कोविड के लक्षण हुए और मैंने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया, उसके बाद मेरा नेगेटिव आया, लेकिन सिमिलर कंडीशन मेरे बच्चों की हो गई। एक 12 साल का है, एक 18 साल का, उनका पॉजिटिव आया है। तो क्या सिमिलर ट्रीटमेंट मैं उनको दे सकती हूँ? घर पर क्वारंटीन है हम। कितने बड़े बच्चे हैं ये आपके? हेलो क्षमा जी, क्या आपके जो बच्चे हैं उनकी उम्र क्या है? एक 10 साल का है बॉय है और एक 18 साल की बिटिया है। हेलो, और इनको जो लक्षण है आप कह रही हैं कि बिल्कुल मामूली लक्षण? 18 साल सर। क्षमा जी की ऑडियो को डाउन करेगा ताकि उनको बेहतर तरीके से अपना जवाब मिल जाए। उन्होंने शायद टीवी सेट की वॉल्यूम को ऑन किया हुआ है और उस पर वो सुन रही है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, आप जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर इनके बच्चों के लक्षण मामूली हैं तो इन्हें कहीं नहीं जाना, घर पे ही रहना है जी। और इन्होंने मालूम नहीं कौन सी दवाई कह रही है इन्होंने ली है, लेकिन अगर इनको डॉक्टर की सलाह से जो दवाई मिली है, और वो दवाइयां जो एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं या और दवाइयां देते हैं, वो तब देते हैं जब थोड़े से लक्षण ज्यादा हो, मॉडरेट कंडीशन में। अगर इनको बच्चों को माइल्ड सिम्टम्स हैं, मामूली लक्षण हैं, तो इनको वो दवाइयां देने की जरूरत नहीं है। इनको अपना बाकी जो नियमित रूप से हम सलाह देते हैं कि हाइड्रेशन अच्छी रखिए, पानी वानी खूब पिए और अपना स्टीम लेते रहें, और ज्यादा बुखार 100 से ऊपर है तो वो क्रोसिन की गोली लेने। तो ये सब चीजें करनी होगी, बहुत एंटीवायरल वगैरह देने की इनको आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, एक और दर्शक डॉक्टर साहब जुड़ गए, किसी डॉक्टर लेके इनको दवाइयां करनी पड़ेगी। जी, एक और दर्शक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्ण गोपाल हैं कुरुक्षेत्र से। कृष्ण गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। 19 मार्च को वैक्सीन लगवाई थी जी, और क्या अब 2 दिन से कुछ हल्का सा बुखार है, क्या बुखार में वैक्सीन लगवाई जा सकती है? दूसरा डोज दूसरा डोज क्या बुखार में लगवाया जा सकता है, ये पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब? जी जी। देखिए, बुखार को इनको थोड़ा सा ठीक होने दीजिए। बुखार अगर ज्यादा है तो अभी लगाना ठीक नहीं है। बुखार 1 या 2 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, उसके बाद फिर लगवाएं तो बेहतर रहेगा। और अगर आज पहले तो 4 हफ्ते का फासला बताते थे, अब 6 और 8 हफ्ते का बताते हैं। अगर इनका फासला पहली डोज के बीच में 8 हफ्ते का नहीं हुआ है तो आराम से वेट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। बलविंदर एक दर्शक अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए। बलविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी बलविंदर जी, पूछिए सवाल। और
बलविंदर जी की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, इनको दोबारा कनेक्ट करेंगे और इनका सवाल जो है हम एड्रेस करेंगे। और एक और दर्शक बलवीर जी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बलवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपना सवाल जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब मैंने 18 नमस्ते। तारीख को कोवैक्सीन लगवाई थी। हाँ जी। वो दूसरे दिन में शिट्राजिन लेता रहा, मतलब हल्की एलर्जी क्या थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये वैक्सीन का ये जी इनका सवाल बलवीर जी एक बार अपना सवाल दोहरा दें। सर मैंने कोवैक्सीन 18 तारीख को लगवाई थी जी। तो मेरे पहले वैक्सीन लगवाने से पहले हर तीसरे दिन शिट्राजिन लेता था मैं, जैसे हल्की खारिश मतलब एलर्जी थी जी, और बिल्कुल ठीक होती है जी। ये वैक्सीन की वजह से ठीक हो। नहीं, क्या ले रहे थे, कोई दवा ये ले रहे थे? सिट्राजिन क्या- सिट्राजिन एक दवा का नाम ले रहे हैं जो ये ले रहे थे कोवैक्सीन से पहले। 18 तारीख को इन्होंने कोवैक्सीन लगवाई थी, उस बाबत ये सवाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब। 18 तारीख को इन्होंने कोवैक्सीन लगवाई थी जी। और ये कोई दवा ले रहे थे लगवाने से पहले जी और ये जानना चाहते हैं क्या वो दवाई दोबारा ले सकते हैं? जी। वो किस चीज की दवा थी? कुछ खारिश वगैरह की दवा थी? कुछ आवाज कट रही थी। मेरा सवाल दोबारा से मैं बताया हूँ आपको जी। पहले मेरे को एलर्जी की शिकायत थी हल्की जी, शिट्राजिन लेता था मैं 3 दिन के बाद में एक गोली। जी। तो इसकी वैक्सीन लगवाने के बाद में एलर्जी बिल्कुल ही नहीं है जी, एलर्जी खत्म हो ये गई। आपको तो आराम आया है, ये कोवैक्सीन लगाने के बाद आराम आया, तो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि कोवैक्सीन लगवा लिया तो आपकी एलर्जी ठीक हो गई। ये चांस की बात है कि आपको वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर कोवैक्सीन में ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे एलर्जी ठीक हो जाए। चलिए बलवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल रखने के लिए। बॉडीज बन जाती है, इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ जाती है, जी। तो हो सकता है उसकी वजह से आपको आराम आ गया हो। जी। शुभम शर्मा दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। शुभम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी सर मेरे फादर है, उनकी एज 60 के आसपास है, उनको शुगर है जी, और वैक्सीन लगवाने के लिए सर लगवा दे उनको, कोलेस्ट्रॉल भी है। बिल्कुल लगवाइए। उनकी अगर शुगर है तो उनको एक कोमॉर्बिड कंडीशन है जिसमें कि ये वायरस ज्यादा तंग करता है, तो आपको उनको तुरंत लगवा देनी चाहिए। अगर उनको आपने अभी तक नहीं लगवाई है तो ये वाले जो कोमॉर्बिड वाले पेशेंट्स जो थे जिनकी उम्र आप बता रहे हैं 60 साल की है, इनको तो गवर्नमेंट ने बहुत पहले अलाउ कर दिया था वैक्सीन लगवाने के लिए, तो आपने अभी तक रोका क्यों हुआ है? अभी लगवाइए इनको जाके। बिल्कुल, तो जल्द से जल्द आप अपने पिता को डोज लगवाइए, वैक्सीन की डोज लगवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम अपना सवाल पूछने के लिए। गुरप्रीत एक दर्शक लुधियाना से हमारे साथ जुड़ गए। गुरप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर मैं एक पंजाब से डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से बोल रहा हूँ जी। सर 3 साल के बच्चे की वैक्सीन लगानी चाहिए कि नहीं? नहीं, अभी तक सरकार ने 18 साल से कम के उम्र के किसी को वैक्सीन लगाने की हिदायत नहीं दी है, और अभी सेफ्टी क्या प्रोफाइल है इन छोटे बच्चों में ये भी पता नहीं है, तो इसलिए 18 साल से कम को नहीं लगनी चाहिए। चलिए गुरप्रीत जी, आपको आपका जवाब जरूर मिल गया होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक लुधियाना से हमारे साथ इंद्रपाल जुड़ गए हैं। इंद्रपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए इंद्रपाल जी अपना सवाल। इंद्रपाल जी, अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दे, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। हेलो चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, और एक बार फिर से मैं ये अपील दर्शकों से कर रहा हूं कि जब भी आप फोन करें, सवाल पूछे तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें। हालांकि अब वक्त की कमी है। एनके वर्मा साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये, किस तरह का इलाज, जैसा मैंने पहले पूछा, किस तरह का इलाज और किन बातों का ख्याल रखना होगा इस वक्त की जो सिचुएशन, जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, इसको लेकर आप एक जवाब दें। देखिए, सबसे पहली बात मैं अपने दर्शकों से ये कहूंगा कि अगर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अपना धैर्य नहीं खोना है, घबराना नहीं है, क्योंकि जब कोरोना नहीं था तब भी लोगों को बुखार हुआ करते थे जी। अब यह है कि हाँ, बुखार होने का एक कारण कोरोना हो गया है, और चांसेस ये हैं क्योंकि ये बहुत बुरी तरह फैला हुआ है, तो हो सकता है वो बुखार कोरोना का हो, ये मैं मानता हूं। लेकिन इसको लेके बिल्कुल आप घबराइए नहीं, पैनिक मत करिए।
हॉस्पिटल में इमीडिएटली भागने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटलों में और सीरियस मरीज बहुत हैं, बिस्तरों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टरों और स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से आपका हो सकता है बहुत अच्छा इलाज घर पे बैठे बैठे ही हो जाए। क्योंकि मामूली लक्षण है तो उसके लिए आपको सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान घर पर ही डॉक्टर साहब कुछ बातों का ख्याल रखना होगा और खुद इसके बारे में सजग होकर आप ठीक भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एनके वर्मा साहब हमारे सवालों को और दर्शकों के सवालों को एड्रेस करने के लिए और जवाब देने के लिए। उम्मीद है कि एनके वर्मा साहब ने तमाम जवाब आपको दिए हैं, आप संतुष्ट उनसे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। फिलहाल